वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है सॉल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेपर प्रेशर एंड राउट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों ने हेनरीज लॉ और सॉल्वेबिलिटी डिस्कस किया है। इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे वेपर प्रेशर और राउट्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट वेपर प्रेशर। क्या है वेपर प्रेशर और किसे कहते हैं? देखिए, वेपर प्रेशर को बिल्कुल स्मूथली आपको समझना है। कैसे? वेपर प्रेशर मतलब वेपर का प्रेशर। अब समस्या ये हुई कि वेपर मिलेगा कहां से, वेपर क्या होता है और गैस क्या होता है, दोनों थोड़ा सा हम आपको डिफरेंशिएट करके बता दें और उसको एग्जाम्पल लेकर के हम वेपर प्रेशर समझा रहे हैं, फिर राउट्स लॉ। आपने कहा वेपर का प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर। गैस का प्रेशर क्या होता है? गैसीय प्रेशर। तो आखिर वेपर का प्रेशर मिलेगा कहां से? जब लिक्विड के मॉलिक्यूल गैस फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, उस समय लिक्विड के गैसियस मॉलिक्यूल को वेपर कहते हैं, उसको गैस नहीं होती। और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं, दे आर बेस्ड एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म एंड दे आर कॉल्ड परमानेंट गैस। जैसे O2 मॉलिक्यूल, वो परमानेंट गैस। लेकिन पानी को आप गर्म करोगे तो पानी क्या है? लिक्विड फॉर्म में है, और जब आप गर्म करोगे तो क्या होगा? वेपोराइज होकर सरफेस को छोड़ देगा और उसको हम कहेंगे वेपर। तो थोड़ा सा हम इसको यहां पर डायग्रामेटिक आपको समझा रहे हैं कि वेपर प्रेशर क्या है। ठीक, पहले हम एक कंटेनर लेते हैं। इस कंटेनर में हमने वाटर को फिलअप कर लिया। अब क्या करते हैं, इसके नीचे हम स्प्लिट लैंप या कुछ भी गर्म करने वाली व्यवस्था कर देते हैं और यहां से गर्म करना शुरू कर देते हैं। चलिए ठीक है, इसको गर्म होने लगा, कोई बात नहीं। अब ये मत सोचिएगा कि अच्छा स्प्लिट लैंप नहीं है, बस गर्म हो रहा है, ये रहा। ठीक है, स्प्लिट लैंप से गर्म कर रहे हो। जब हम गर्म कर रहे होते हैं तो अब हम यहां पर एक चीज ये देखेंगे कि हीट जब यहां पे ट्रांसफर होगी तो कुछ मॉलिक्यूल क्या होंगे जो हमारे सरफेस के हैं वो स्कैप करेंगे, बाहर निकलेंगे। अब एक क्वेश्चन होता है, आपने पढ़ा होगा कि सरफेस के मॉलिक्यूल ही बाहर क्यों निकलेंगे, नीचे वाले क्यों नहीं निकलेंगे? बताते। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है, आप इसको समझ लीजिए कि हमारे पास जो सिस्टम है इसमें दो कंपोनेंट, दो पार्ट है। ऊपर की जो सतह है इसको हम सरफेस बोलेंगे, क्लियर? और जो ये इस लाइन पे ये जो आपका मॉलिक्यूल है, एक दो ऐसे मॉलिक्यूल, ये सरफेस मॉलिक्यूल, लास्ट लाइन जो हमारी है सरफेस, एंड दिस इज कॉल्ड बल्क। ये हमारा क्या होगा? ये बल्क होगा, ये सरफेस होगा और ये होगा बल्क। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा, यदि आपने हीट किया है तो क्या होगा? यहां की मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी, और यहां की जब बढ़ेगी तो ये ऊपर भागेगा, लेकिन जब यहां बढ़ेगी तो ये और ऊपर भागेगा एंड दैट बिकम्स वेपर। ये वेपर में बदल जाएगा एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज वेपोराइजेशन। क्या कहलाएगा ये? लिक्विड का गैसियस फॉर्म में चेंज होना, ये कहलाएगी वेपोराइजेशन। क्या कहलाएगी? वेपोराइजेशन।
अब इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। आपने टेम्परेचर दिया, अब चूंकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT होती है और ये दोनों कांस्टेंट हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या हुआ? आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या करोगे? ज्यादा कूदोगे। काइनेटिक एनर्जी होगी तो क्या होगा? कूदने लगेगा आदमी। भाई हम चल रहे हैं, हम दौड़ते हैं, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। इसको काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिली तो ये ज्यादा कूद रहा है, बाहर निकलने लगेगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बल्ब के मॉलिक्यूल पे ध्यान दीजिए। यहां दो तरह के मॉलिक्यूल हमारे थे। कहां? इस बल्ब का मॉलिक्यूल थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। यहां पे हमने एक मॉलिक्यूल लिया बल्ब का। इस बल्ब के मॉलिक्यूल पर इसके चारों तरफ के सारे मॉलिक्यूल अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, मतलब इसको बाइंड अप कर रहे हैं। ये ऐसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, यानी इसको बाहर निकलने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। लेकिन जो सरफेस का मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल केवल अंदर से अट्रैक्ट हो रहा है और चारों तरफ उस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ड्यू टू दिस द सरफेस मॉलिक्यूल स्कैप रैपिडली, स्कैप आउट एंड कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो ये आपके क्वेश्चन का जवाब रहा कि आखिर सरफेस वाले ही पहले वेपोराइज क्यों नहीं होते हैं, जबकि आप कहेंगे सर ऐसा है, पानी गर्म करते हैं हम तो पानी में तो ये दिखता है कि नीचे वाला ऊपर जा रहा है। हाँ ठीक है, नीचे वाला ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर वाला और ऊपर चला जाता है, उसकी एनर्जी कम नहीं हो रही और बढ़ रही है, वो बाहर चला जा रहा है। एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। यहां देखिए, वेपर, लिक्विड से वेपर में बदलना, ये क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। ये वेपोराइजेशन, ठीक। तो अब हम क्या कर रहे हैं? ये हमने देखा वेपोराइजेशन, क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं? इस बर्तन को बंद कर देंगे। क्या करेंगे? बंद कर देंगे। अब जब हमने इसी बर्तन को कहा यहां पे आपसे कि बंद कर दें, तो ठीक है, हमने बंद कर, हम ये चीज क्लोज वेसल्स में ले रहे हैं। किसमें ले रहे हैं? क्लोज वेसल्स। देखो ये क्लोज वेसल्स थी, अब हमने ऊपर से बंद कर दिया। तो जब बंद कर दिया तो लिक्विड से वेपर बनने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी? वेपोराइजेशन। और जो वेपर मॉलिक्यूल होंगे दे कोलाइड विच ईच अदर, वेपर मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, उनकी एनर्जी घटेगी, फिर ये कंडेंस होकर के फिर से लिक्विड में बदलेंगे और इसको बोलेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, और ये हमारा था वेपोराइजेशन। एंड दे रीच इक्विलिब्रियम। और जो वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन है ये क्या करेगा? एस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम। अब वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन के बीच इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। आपको याद होगा इक्विलिब्रियम के लिए सबसे बड़ी कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम ऑलवेज एस्टैब्लिश्ड इन क्लोज्ड वेसल्स। बंद बर्तन में ही इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। अब आप समझिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वेपोरेशन समझ में आ रहा है। अब हमने कहा कि लिक्विड मॉलिक्यूल ये हैं और कुछ हमारे वेपर मॉलिक्यूल ऊपर आएंगे, क्योंकि सब कंडेंस हो रहे हैं, ठीक है, सब कंडेंस हो रहे हैं, सही बात है, लेकिन लगातार वेपर जा रहा है, वेपर से लगातार लिक्विड बन रहा है, यानी दोनों चीजें लगातार हो रही हैं। तो जब दोनों चीजें हमारी लगातार हो रही हैं तो कुछ मॉलिक्यूल तो हमारे वेपर में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? और जब कुछ मॉलिक्यूल वेपर में मिलेंगे, इन मॉलिक्यूल द्वारा, यानी इन मॉलिक्यूल द्वारा लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर अप्लाइड होगा, दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर।
समझ में आया? इसको क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर। अब बताइए डेफिनेशन क्या होगी वेपर प्रेशर की? द प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर मॉलिक्यूल, गैसियस लिक्विड को क्या बोलेंगे? वेपर मॉलिक्यूल। प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर मॉलिक्यूल when vaporization and condensation lies equilibrium is called vapor pressure. क्या बोलेंगे? Vapor pressure. The pressure applied by vapor molecule on the surface of liquid at the equilibrium condition of vaporization and condensation called vapor pressure of that liquid. क्लियर हो गया? इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम लिक्विड, सॉरी इसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर। अब हम कहते हैं कि हमें वेपर प्रेशर समझना है, तो वेपर प्रेशर हमें दो सिस्टम का पढ़ना है। कौन कौन सा सिस्टम हमें पढ़ना है? राउट्स लॉ जो हमारा है वो किस पे अप्लाई होगा? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सिस्टम एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉलिड सिस्टम। तो हम पहले पढ़ने जा रहे हैं आइडियल सिस्टम, लिक्विड सिस्टम, यानी दोनों लिक्विड हमारे वेपराइज होनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई? यहां कोई दिक्कत तो नहीं? वेपर प्रेशर आपको समझ में आ गया? आ गया? अब ये जो वेपर प्रेशर है इसको यदि हम रिप्रेजेंट करें तो हम लिखते हैं किसी भी, जैसे मान लिया ये लिक्विड हमने लिया था, इसको लिख दें ए, कंपोनेंट हमने क्या लिखा? ए, तो इसका वेपर प्रेशर लिखेंगे P नॉट ए, P ए नॉट या P नॉट। इसका मतलब यह है इट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर हम क्या लिखेंगे? P नॉट ए। P नॉट ए रिप्रेजेंट करता है कि द सब्सटेंस इज इन प्योर फॉर्म। ये प्रदर्शित करता है कि हमारा कंपोनेंट ए प्योर फॉर्म में है, उसमें कुछ मिक्सअप नहीं। ठीक है? दूसरी बात यहां पे हम बता दें, सिस्टम लेने से पहले, राउट लॉ स्टार्ट करने से पहले ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। वेपर प्रेशर ए कंपोनेंट का। दूसरी चीज यह है कि यदि हम इसी सिस्टम में यहां पे कोई नॉन वोलेटाइल लिक्विड डाल दें, सॉरी सॉलिड डाल दें, तो जब नॉन वोलेटाइल सॉलिड डाल दें ऊपर से, तो ये क्या करेगा? इस सरफेस को ब्लॉक कर देगा और वेपराइजेशन को घटा देगा, एंड दिस इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। हमारा जो सेकेंड पार्ट है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉलिड सिस्टम, मैं उसमें बहुत डिटेल उसको डिस्कस कर रहा हूं। अभी हम जा रहे हैं पढ़ने वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सिस्टम व्हेन टू लिक्विड इन वेपर फेज। ये दोनों लिक्विड ऐसे होने चाहिए जो वेपोराइज्ड हो सके। उन सिस्टम्स के लिए हम राउट्स लॉ अप्लाई करेंगे। अभी हमने केवल आपको क्या बताया? वेपर प्रेशर। अब थोड़ा सा ध्यान, हम अब बताने जा रहे हैं कि इस वेपर प्रेशर पर किन किन चीजों का इफेक्ट पड़ेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। आइए देखते हैं फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर।
पहला, सबसे पहला फैक्टर हमारा क्या है? टेम्परेचर। आप जानते हैं, you know that kinetic energy of molecule increases with increase the temperature. Kinetic energy temperature के directly proportional है, and the vaporization also directly proportional to temperature. यानी जब देखिए टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपोराइजेशन बढ़ेगा। अब लीच एटलियर प्रिंसिपल याद कीजिए, जब ये वेपोराइजेशन बढ़ेगा, 11th में पढ़ चुके हो, यहां आपने आगे पढ़ा है इक्विलिब्रियम। जब वेपोराइजेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा, ध्यान दीजिए। यानी वेपर फेज में मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे। तो जब वेपर फेज में मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो जब वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या है? प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर मॉलिक्यूल। हमें ज्यादा वेपर मिल रहा है तो ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल दे देता हूं। अब बताओ, आप क्या करते हो? दाल को पानी और दाल सब मिला करके और कुकर में डाल देते हो। अब बताओ, उसका जो प्रेशर होता है, सीटी जब बजती है, ज्यादा प्रेशर होता है तो सीटी बजती है, बिना गर्म किए सीटी क्यों नहीं बजती? आप क्या करते हो? जितना टेम्परेचर बढ़ाते हो क्या होगा? उतनी ज्यादा वाटर वेपोराइज होता है। अब वेपर चूंकि बाहर निकलने नहीं पा रही है, वो प्रेशर को बढ़ाती जाती है। तो वेपर प्रेशर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। और टेम्परेचर के साथ ना बढ़ना होता तो क्या करते? हम दाल पानी सब मिला करके कुकर में डाल देते और उसके बाद थोड़ी देर बाद हटा लेते, बिना गैस जला के। क्या हुआ? दाल बन जाती। चलिए, तो यहां पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका है फैक्टर्स, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर। अब दूसरी चीज आती है, क्या प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ेगा? वेपर प्रेशर पे क्या प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल। रीजन क्या है? ध्यान दीजिए, हम एक पिस्टन ले लेते हैं इसके लिए, और हम ये कह रहे हैं कि यहां तक ये भरा हुआ है पानी से, इसमें ये पानी भरा है, बाकी गैस है, ठीक। इस पिस्टन को खिसका के और नीचे ले आते हैं। जब ये हमारा P1 था प्रेशर और ये P2 कर देते हैं, जैसे जैसे आप नीचे लाओगे, गैस मॉलिक्यूल जो हमारे वेपर क्या है? गैस है। तो ऑब्वियसली गैस पे क्या होगा? प्रेशर बढ़ाओगे, वॉल्यूम कम होगा, कंप्रेशन होगा, यानी प्रेशर बढ़ेगा। ऊपर का गैसियस प्रेशर जैसे आप बढ़ाते हैं तो गैस पर प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, तो इसमें भी प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा। वेपर प्रेशर इज अ टाइप ऑफ गैस, सॉरी, वेपर इज अ टाइप ऑफ गैस। वेपर क्या है? गैस। इसलिए ये आपका वेपोराइजेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा? वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं? अब आप देखिए तीसरी चीज, तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारा क्या है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी लिक्विड की बात कर रहे हैं। क्या होना चाहिए? देयर मस्ट बी वोलेटाइल। इसका फर्क क्या पड़ेगा? ये वोलेटाइल होगा तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और वोलेटाइल नहीं होगा तो वेपर प्रेशर कम। जैसे एग्जांपल देते हैं, हम क्या करते हैं? पेट्रोल को एक बोतल में ले आए और कहीं झटके उटके लग जाएं तो इतना ज्यादा वो वेपोराइज हो जाता है कि बोतल फट जाएगी। स्प्रिट में वेपोराइजेशन होगा, बोतल फट जाएगी, लेकिन वहीं पानी भर लीजिए, बोतल नहीं फटेगी। क्यों? क्योंकि उसमें वेपोराइजेशन क्या होगा? यानी ये होना चाहिए
कि नेचर में हम देखते हैं कि दे मस्ट बी वोलेटाइल, ये वोलेटाइल होने चाहिए। ये वोलेटाइल है तो उस पे प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा, इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ये आपका हुआ वेपर प्रेशर। फिर उसके बाद तीसरी चीज हम चौथा पॉइंट में देखते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट। अब थोड़ा सा समझना है, सॉल्यूट जो हम डाल रहे हैं ये लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है, और ये सॉलिड भी हो सकता है। ये हमने लिक्विड डाला और ये लिक्विड हमारा वोलेटाइल है, दोनों कंडीशन अभी हम लेने जा रहे हैं। लिक्विड लिक्विड सिस्टम लेने जा रहे हैं, लिक्विड सॉलिड सिस्टम। लिक्विड भी वोलेटाइल है, जो आपने कंपोनेंट मिलाया वो भी वोलेटाइल है, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि वो भी वेपराइज हो रहा है। और ये सॉलिड आपने लिया जो नॉन वोलेटाइल है, तो ये क्या होगा, वेपराइजेशन को और रोकेगा, और वेपराइजेशन को जब ये रोकेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, तो नॉन वोलेटाइल लिक्विड मिलाने पर, नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाने पर वेपर प्रेशर कम होगा, और वोलेटाइल मिलाने पर वेपर प्रेशर क्या होगा, क्लियर, ठीक। ये है, ये आपकी कंडीशन समझ में आ रही है, बताइए, यानी आपको फैक्टर्स समझ में आ रहे हैं। अब बताइए फैक्टर्स के बाद हम आते हैं राउल्ट्स लॉ पे। लिक्विड लिक्विड सिस्टम लेते हैं जिसमें हमें राउल्ट्स लॉ प्रूव करना है। फिर उसके बाद हम सॉलिड लिक्विड सिस्टम, तो शुरू करते हैं। अगला, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी सबको, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। इसको मिटा देते हैं और चलिए अब हम आते हैं हमारे दूसरे सिस्टम पे। इन सिस्टम्स में हमें क्या करना है, लिक्विड लिक्विड सिस्टम लेना है और सॉलिड लिक्विड सिस्टम लेना है। तो हम अब देखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सिस्टम या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing to volatile liquid। अब हमें ऐसा सॉल्यूशन लेना है जिसमें दोनों वोलेटाइल, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये इक्वल टू होगा सॉल्यूशन। लेकिन ये दोनों हमारे क्या होने चाहिए, वोलेटाइल होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, दे मस्ट बी वोलेटाइल, ये वोलेटाइल होना चाहिए। तो जब हमारे पास सॉल्यूशन वोलेटाइल में दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हैं, तब इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके लिए जो स्टेटमेंट दिया गया है उसे हम कहते हैं राउल्ट्स लॉ। देखिए हमारे पास ये हम कंसीडर करते हैं, एक कंपोनेंट हमारा ए और दूसरा कंपोनेंट हमारा बी। कंपोनेंट ए प्योर फॉर्म में और इसका वेपर प्रेशर है P0A, ये कंपोनेंट ए। दूसरा कंपोनेंट हमने लिया बी, और बी का जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर क्या है ये बता चुके हैं, इसलिए यहां पे हम नहीं बोल रहे हैं, अभी मैंने बताया। इसका वेपर प्रेशर है P0B।
P नॉट ए। अब इसमें जो A के मोल है हमने जो मिलाया वो कितने हैं और इसमें कितने हैं, मान लिया स्मॉल n और इसमें स्मॉल n है और इसमें कैपिटल है, ठीक है। B के मोल आपके कैपिटल n है, इसमें स्मॉल n। अब क्या करते हैं कि हम प्योर फॉर्म में दोनों को लेंगे, दोनों वोलेटाइल हैं, दोनों का वेपर प्रेशर हमें मालूम है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्स अप करके एक सॉल्यूशन बनाएंगे। दोनों को मिला के क्या कराते हैं, इन दोनों को मिक्स अप करेंगे। ये हमने मिक्स अप किया और मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया ऐसा, ठीक है। जब हमने सॉल्यूशन बनाया तो उस सॉल्यूशन में हमारे पास क्या क्या होगा, ए बी होगा और कंपोनेंट बी भी। दोनों हमने मिलाया, कंपोनेंट ए मिलाया और कंपोनेंट बी को इधर से मिलाया। अब इसका मोल फ्रैक्शन हम मानते हैं एक्स ए और इसका मोल फ्रैक्शन मानते हैं एक्स बी। दोनों मिला दिया। मिलाने के बाद आप सभी जानते हैं कि जब मिलाएंगे तो इनका वेपर प्रेशर चेंज होगा। क्यों, अब ये भी जानिए क्यों चेंज होगा। क्योंकि दो लिक्विड जो है हमारे वोलेटाइल, उनमें से एक ज्यादा वोलेटाइल होगा और एक कम होगा। तो जो कम होगा वो ज्यादा वाले का वेपर प्रेशर कम कर देगा, यानी चेंज दोनों का होगा। तो जब चेंज दोनों का होगा तो मान लेते हैं मिलाने के बाद जो हमें सॉल्यूशन मिला, उस सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर PA हो गया और कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर PB। कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर क्या हुआ, PA, और कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर क्या हो गया, PB हो गया। अब हम जब इससे मिला करके एक सॉल्यूशन बनाए, ध्यान दीजिएगा, इनमें से हम ये मानते हैं कि ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट जो हैं, इन दोनों का वेपर प्रेशर कभी बराबर नहीं होगा। क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स अलग अलग होंगे तो इन पे कभी भी दोनों की सिमिलरिटी नहीं होगी। दोनों का मॉलिक्यूलर वेट अलग होगा, दोनों कंपोनेंट अलग होंगे तो वेपर प्रेशर अलग होगा। अब हम आते हैं, जब हमने सॉल्यूशन बनाया तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हुआ, दैट इज P। अब हम मानते हैं P टोटल जो हमारा है वो टोटल प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हुआ। सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर हुआ तो इसके संबंध में राउल्स का स्टेटमेंट क्या है। मिलाने के बाद इसका जो प्रेशर हुआ, वेपर प्रेशर, वो PB हुआ, इसका वेपर प्रेशर हुआ PA हुआ और टोटल हुआ आपका कैपिटल P। अब P का कुछ भाग PB है और कुछ भाग PA है, एंड दिस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B। तो हम ये कहते हैं कि इन सॉल्यूशन P वेपर प्रेशर, P टोटल यानी टोटल वेपर प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B। ये हमें यहां इस सॉल्यूशन को मिक्स करने से मिला। अब राउल्स लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू राउल्स, when two volatile liquid form a solution, Raoult in 1886 stated that, Raoult का स्टेटमेंट क्या था, Raoult stated that the partial vapor pressure of each component
पार्शियल हम देखते हैं कि हमारे दो कंपोनेंट जो हमने मिक्सअप किए, तो कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर चेंज हुआ, ये हो गया। कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर चेंज हुआ, पीबी हो गया। टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P इक्वल टू P नॉट A प्लस PA प्लस PB, where PA and PB partial vapor pressure of A and partial vapor pressure of B। ये A और B के पार्शियल वेपर प्रेशर हैं। अब इस पार्शियल वेपर प्रेशर के संबंध में जो राउट्स का स्टेटमेंट है वो आप देख लीजिए। इन 1886 राउट्स स्टेटेड दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, partial vapor pressure of liquid is directly proportional to its mole fraction। Partial vapor pressure of liquid is directly proportional to its mole fraction when solution containing two volatile liquid। तो अब हम कहते हैं कि partial vapor pressure of liquid, और ये कह दें of each component is directly proportional to its mole fraction। मोल फ्रैक्शन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अकॉर्डिंग टू राउट्स। अब पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है, देखो ए का पार्शियल वेपर प्रेशर P होगा, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, यानी प्रोपोर्शनलिटी हटा दीजिए, कांस्टेंट हम P नॉट A लेंगे क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर नहीं चेंज होगा। सिमिलरली PB is inversely proportional to XB, यानी PB is equal to P0 B XB। ये इक्वेशन है। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्या हो रहा है, P बराबर है P0 A XA प्लस P0 B XB, ये इक्वेशन नंबर 4। आते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करते हैं। सिंस या इन सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 होता है, यानी XA बराबर 1 माइनस XB। हम वैल्यू वही रखेंगे जो यहां मान चुके हैं। P0 B इज ग्रेटर देन PB मानते हैं, तो हम P जब 0 B ज्यादा है तो उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, तो हम PA का मान रखेंगे, यानी XA का मान दे देंगे मोल फ्रैक्शन। तो हमने क्या किया, PA P0 A और XA का मान रखा XB, ये वैल्यू रख दिया हमने। वैल्यू पुट करने के बाद P0 B XB हमें मिला, ठीक है। इसको आप ओपन करेंगे, P नॉट A माइनस P नॉट A XB प्लस P नॉट B XB। हम यहाँ पे क्या करेंगे, P नॉट A और प्लस यहाँ पे XB कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा P नॉट B माइनस P नॉट A। दिस इज आल्सो अ रिलेशन ऑफ राउट्स। ये राउट्स लॉ का रिलेशन है। ये राउट्स लॉ है, ये किसके लिए है, when solution containing two volatile liquid, ये राउट्स। अब हम राउट्स लॉ की लिमिटेशंस बताते हैं। लिमिटेशंस 3 बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं। पहला क्या है, राउट्स लॉ ऑलवेज एप्लीकेबल इन आइडियल सॉल्यूशंस और
वेरी डायल्यूट सोल्यूशन, बहुत ही डायल्यूट सोल्यूशन होना चाहिए या आइडियल सोल्यूशन होना चाहिए जिसमें राउल्स लॉ फॉलो करता है। आइडियल क्या है, नॉन आइडियल क्या है, अगला लेक्चर हमारा ये आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन आपको हम कल बताएंगे उसमें। बाकी आप यहाँ पे इसको जो है कंप्लीट देखते रहिए। ये वीडियो से आपको लाभ मिल रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और यदि आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिसकी जरूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कीजिए कि सर इसका वीडियो हमको बना दीजिए, तो वो मैं उसको पहले शेयर करूंगा और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब हम आते हैं लिमिटेशन। मैंने कहा कि आइडियल सिस्टम के लिए चलता रहे, ठीक है, आइडियल सिस्टम हमारा है, आइडियल पर अप्लाई होगा। फिर दूसरी चीज यह है, सॉल्यूट नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूट का एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, both component do not react with each other, यानी सॉलिड और सॉल्वेंट का रिएक्शन आपस में नहीं होना चाहिए। ये है आपका राउल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल आपको हम बताएंगे सॉलिड लिक्विड सिस्टम और आपको आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन बताएंगे। लेकिन इस वीडियो को जब आप देखिए तो पूरी तरह से उसको समझने की कोशिश करिए। जहां ना समझ में आता है आप जो है कमेंट बॉक्स में करिए, नंबर पे कॉल करके उसको पूछ सकते हैं और नोट्स बनाते रहिएगा। हो सकता है इसका हम पीडीएफ नोट भी आपको अवेलेबल करा देंगे जल्दी, लेकिन अभी आप इसको जो है नोट करते रहिए। जहां नहीं समझ में आता है, कोई आपको प्रॉब्लम आती है, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपकी कोई टॉपिक रिक्वायरमेंट है वो लिखिए, उसको हम लोग जो है उसका वीडियो बना के उसको देते रहेंगे जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती रहे। लेकिन ध्यान दें कि जब हम अपना टाइम दे करके आप लोगों की सुविधा के लिए कि घर बैठे आप वीडियो देख करके इसको पढ़ रहे हैं, इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी यदि इससे लाभ हो रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े, हमको भी लगे कि हाँ जो हम मेहनत कर रहे हैं बच्चे भी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू।